नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 41 दिन बाद सौरभ शर्मा अब कानून के हाथ में है। इतने दिनों तक कानून को ठेंगा दिखाता रहा। लुकआउट नोटिस के बाद उसका ना पकड़ा जाना कई सवालों को जन्म दे गया। सोमवार को सौरभ का कोर्ट में आने और चले जाने से भी कई गंभीर सवाल उठे और अब उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। ऐसे में जबकि सौरभ के कई हाई प्रोफाइल कनेक्शन होने की बातें कही जा रही हैं, यकीनन चीजें बहुत उलझी हुई नजर आ रही हैं। आज हम इसी उलझी गुत्थी में से कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ उलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पहली तस्वीर है सौरभ शर्मा की और ये आप तस्वीर देख सकते हैं सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेके आया गया है। तस्वीरों में ये लोकायुक्त ऑफिस है। वीरेंद्र सिंह जो जांच अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। सौरभ शर्मा को आप तस्वीर देख सकते हैं। लोकायुक्त की गिरफ्त में है सौरभ शर्मा और ये तस्वीर सौरभ शर्मा के गिरेबां तक जब लोकायुक्त की टीम का हाथ पहुंचा तो सब कुछ एनडीटीवी के कैमरे में था। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ऑफिस लेके आया गया है। तस्वीरों में ये लोकायुक्त ऑफिस है। हमारे संवाददाता तब जो कुछ हो रहा था उसका पल पल का हाल सुना रहे थे। वीरेंद्र सिंह जो जांच अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। सौरभ लोकायुक्त ऑफिस में है इस वक्त। हम लोकायुक्त दफ्तर पर भी मौजूद थे और उस कोर्ट में भी जहां एक दिन पहले सौरभ आया था। कहते हैं कि सौरभ अंदर है तो दरवाजा बंद है, नहीं तो दरवाजा खुला था। और इन सब के बीच में सौरभ के भी रास्ते 40 दिनों के लिए बिल्कुल बेबाक तरीके से खुले हुए थे। मतलब समझा जा सकता है कि सौरभ ने किस तरीके से राज्य से लेके केंद्र की एजेंसियों को आईना दिखाया, अब उसके बाद इस चैनल गेट के अंदर बंद हो गया, वो भी अपनी मर्जी से। सवाल यही है, आज जब सौरभ के वकील उसको कोर्ट के लिए लेकर पहुंचे हुए थे तो रास्ते में सौरभ शर्मा की गाड़ी को रोका जाता है, सौरभ को अपने कब्जे में लिया जाता है। उसके वकील कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट में बयान देते हैं कि सौरभ का अरेस्ट इनलीगल अरेस्ट है। हर कोई सौरभ की गिरफ्तारी पर कयास लगा रहा था, लेकिन एनडीटीवी ने केस की एक एक जानकारी भरोसे के साथ दी, सबसे पहले दी और हमारे तमाम तथ्यों की तस्दीक डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने हमसे बात करते हुए की। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जयदीप प्रसाद डीजी हैं लोकायुक्त के, वो आए हुए हैं यहाँ पर और डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी अंदर एक तरफ पूछताछ कर रहे हैं, उधर जयदीप प्रसाद लोकायुक्त दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जयदीप प्रसाद आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। जयदीप जी, सौरभ को लोकायुक्त ने पकड़ लिया है। तो ये तस्वीर आप सुन सकते हैं, जयदीप प्रसाद ने बोला है डीजी लोकायुक्त ने कि अरेस्ट किया है इस वक्त और अंदर पहुंचे हुए हैं। एनडीटीवी पर सौरभ शर्मा से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियों का सिलसिला जारी रहा। हमने दस्तावेजों के साथ बताया कि धनपति सौरभ ने कोर्ट के सामने पेश होकर सरेंडर का आवेदन दिया था। लिखा था, कोर्ट के सामने पेश होकर सरेंडर कर रहा हूं, अर्जी स्वीकार कर कस्टडी में लिया जाए। सौरभ की एक के बाद एक एक्सक्लूसिव जानकारी ही नहीं, वीडियो भी हम लेकर आते रहे। शिकंजे में आए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की बात की पहली तस्वीर भी दर्शकों ने एनडीटीवी पर ही देखी। ये थी लोकायुक्त की हिरासत में मौजूद सौरभ शर्मा की पहली तस्वीर। इस बीच हमारे संवाददाता ने उस गाड़ी को भी दिखाया जिसमें सौरभ को लाया गया था। एजेंसी लोकायुक्त की टीम जो है इस पूरे मामले में पिछले कई दिनों से सौरभ की तलाश कर रही थी और लोकायुक्त को इस दरवाजे से, ये जो गाड़ी है टवेरा गाड़ी है, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये टवेरा गाड़ी के अंदर लोकायुक्त की टीम लेके पहुंची हुई थी और इसी गाड़ी से MP02 48 और 0 ये जो दरवाज़ा है, मैं आपको बताऊंगा, इसी गाड़ी में सौरभ सवार था और उसका एक बैग रखा हुआ है। तमाम दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन हाँ बैग जरूर रखा हुआ है। 41 दिन से फरार चल रहे सौरभ को ईडी
आईटी और लोकायुक्त की टीम बेसब्री से ढूंढ रही थी। सौरभ सोमवार को कोर्ट में आया और चला भी गया। पुलिस और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब सौरभ लोकायुक्त की गिरफ्त में था तो एनडीटीवी ने सौरभ के वकील से वो सारे सवाल पूछे जिसको लेकर कयासबाजी चल रही थी। कहाँ से गिरफ्तार किया? कोर्ट के बाहर से। एक बार 2-3 लाइन में बता दीजिए क्या हुआ। सौरभ शर्मा सरेंडर करना चाहता था, कल आज का समय आपको मिला था, फिर क्या हुआ इसके बाद आपको? सौरभ शर्मा सरेंडर कर दिया था। आज वो कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित हो रहे थे कि 11 बजे आएंगे। 11 बजे आते तो फिर अगर कस्टडी मांगती लोकायुक्त तो कस्टडी ले जाते। तो आपने कहा है कि ये जो उनको हिरासत में लिया है तो इलीगल आपने उसको कहा है। इलीगल अरेस्टिंग का आवेदन दे दिया आपने? हाँ दे दिया, दे रहे हैं अभी टाइप हो रहा है। अच्छा, जब हो जाए तभी तो देंगे। इलीगल कैसे हो सकता है क्योंकि जब लुकआउट नोटिस उनको जारी किया है तो ये कहा गया था जहाँ भी वो दिखाई देंगे तो उनको हिरासत में तो ले कल हाजिर हो तो गए थे हम। कल आ गए थे। कल हम हाजिर हो गए थे, माननीय न्यायाधीश ने फोटो लगा दिया था, उसके हस्ताक्षर हो गए। सौरभ शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताया है, कोर्ट में आवेदन दिया। क्या दिक्कत है, किससे दिक्कत है? आप लोगों ने क्या आवेदन दिया था? उसको शुरू से खतरा है क्योंकि हाईलाइट मामला हो गया है, इसको कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हमने न्यायालय से कहा है कि इसको। और क्या क्या मांग आप लोगों ने न्यायालय से की है? न्यायालय से मांग की है कि आप इसकी जो इंट्रोगेशन करेंगे, जांच पूछताछ, उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे, 3 सीडी बनाएंगे, एक अपने पास, एक हमको देंगे, एक कोर्ट को देंगे ताकि टेम्परिंग नहीं हो। दूसरी बात, उसका मेडिकल चेकअप कराएंगे। तीसरी बात, अभिरक्षा में वकील से मिलने की अनुमति देंगे। ठीक। अभी लोकायुक्त कस्टडी में मतलब अभी तो देखा आपने कि कैसे सौरभ शर्मा का ये पूरा डे ड्रामा चला और कैसे एनडीटीवी सबसे सटीक और सबसे पहले एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहा। 93 करोड़ 58 लाख रुपए की माल बरामदगी के बाद सुर्खियों में आया सौरभ। सोने का जखीरा और चांदी की सिल्लियां दबाए बैठा सौरभ। हाई प्रोफाइल लोगों से तार जोड़े बैठा सौरभ वैसे तो अब पुलिस और एजेंसियों के कब्जे में होगा, लेकिन इंतजार ये रहेगा कि सौरभ की दौलत से इतर उसके कनेक्शन की कितनी जानकारी बाहर आ पाती है। आकाश द्विवेदी के साथ एनडीटीवी के लिए अजय शर्मा, भोपाल। एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। बिना वक्त जाये किए सीधा पैनल की तरफ चल रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी अरविंद खरे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील शिवेंद्र पांडे जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी आकाश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत में आकाश आपके साथ कर रहा हूं। आकाश, सबसे पहला सवाल ये, मामला हाई प्रोफाइल है, कई बड़े नामों के भी इसमें शामिल होने के कयास है, अटकलें हैं, इसीलिए इतनी हीला हवाली है या फिर कार्यप्रणाली ही इतनी लचर है कि सौरभ जब चाहेगा कोर्ट आएगा, लुकआउट नोटिस होता हो तो हो, वो अपने आप आएगा, अपने आप चला जाएगा, किसी को खबर नहीं लगेगी। बिल्कुल, और जांच एजेंसियां सिर्फ मुंह देखती रहेंगी, जांच एजेंसियां सिर्फ बातों को नकारती रहेंगी, क्योंकि कल लोकायुक्त ने यही कहा कि सिर्फ आवेदन मिला है। सौरभ बकायदा कोर्ट पहुंचता है, सिर्फ उसने हस्ताक्षर किए आवेदन पर, आवेदन की प्रति एनडीटीवी के पास है, लेकिन लोकायुक्त नकारती रही, क्योंकि ये तो नाकामी की बात ही थी। आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, न सिर्फ जांच एजेंसियों का बल्कि लोकल पुलिस और पुलिस मुख्यालय का जो इंटेलिजेंस है उसका भी फेल्योर है। एक सवाल यह भी है कि क्या सब कुछ सौरभ शर्मा के मन मुताबिक हुआ? कोर्ट के भीतर जो हुआ उससे और कोर्ट के बाहर जो हुआ उससे यह सवाल जरूर खड़ा होता है। सौरभ शर्मा सरेंडर करना चाहता था, उसके पास कई ऑप्शन थे। सरेंडर करने के लिए उसने लोकायुक्त कोर्ट का चयन क्यों किया? क्योंकि लोकायुक्त में उसके ऊपर सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज था। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आईटी के पास जो तमाम सोने और की सिल्लियां मिली, जेवरात मिले और चांदियां मिली, उसका मामला है। उसे सबसे मुफीद भोपाल का लोकायुक्त कोर्ट ही लगा, इसलिए वो वहां पर सरेंडर करने पहुंच गया। न सिर्फ सौरभ बल्कि लोकायुक्त ने उसके साथी चेतन गौर को भी उठा लिया और उसे भी कोर्ट में पेश किया। तीसरे सहयोगी शरद जायसवाल खुद लोकायुक्त पहुंच गए, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अपडेट ये है कि फिलहाल 7 दिनों के रिमांड पर है, 4 फरवरी तक रिमांड पर रहेंगे। आकाश में लौट रहा हूं, इस पर आपके पास और पैनल है उनके पास चलता हूं। वंदना जी, मेरे सहयोगी आकाश ने जो सवाल उठाया, मैंने जो सवाल उठाया, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ठंडी तो अब गुजर गई, फिर एजेंसियां इतनी ठंडी क्यों हैं?
आपको मालूम ही नहीं चला कि 40 दिन तक 41 दिन तक सौरभ शर्मा था कहां? इतने वक्त में तो अच्छा खासा एक आरोपी अपने कुछ सबूत बदल सकता है, स्क्रिप्ट तैयार कर सकता है, बचाव के तरीके तैयार कर सकता है। 40 दिन ये कम होता है क्या? जी नमस्कार आरिफ जी, आसिफ जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आज सौरभ शर्मा की लोकायुक्त ने जिस प्रकार से आज सौरभ शर्मा को रिमांड पर लिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि लोकायुक्त अपने जो भी जांच है वो करेगा और जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे। रही बात 40 दिन तक सौरभ शर्मा कहाँ थे, तो देखिए इस विषय में हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों को फ्री हैंड देकर रखा हुआ था। 3 एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं और तीनों एजेंसीज को ये फ्री हैंड था कि आप सौरभ शर्मा जी का जो भी प्रक्रिया है वो शुरू करिए, उन्हें ढूंढिए और उनके साथ जो भी कार्रवाई है वो करिए। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन ये कह दिया था कि अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो इसके ऊपर जितनी भी कार्रवाई है जिस एजेंसीज की होंगी वो सारी की जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करते हैं। हमने ये बात साबित भी करी है, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से, जब से ये विषय संज्ञान में आया है, मुखर होकर मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि जो भी एजेंसीज निर्णय लेंगी, जो भी न्यायालय निर्णय लेगा और कड़े से कड़ा निर्णय अगर लिया जाएगा तो उस पर हम अड़िग रहेंगे। ठीक, ये वंदना जी, आप सभी को इतना सम्मान देती है या वो गलती से निकल गया सौरभ शर्मा जी? क्षमा करे सौरभ, आदत में है। अच्छा, नहीं वो अच्छा है, संस्कार दिखते हैं कई बार कि आप कितना सम्मान देते हैं सबको, वो अच्छा है। सबको जी लगाना, क्षमा करें। लेकिन देखिए आसिफ जी, पहली चीज ये है कि सौरभ शर्मा मामले में हो या किसी भी इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात साबित करी है कि भ्रष्टाचार अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी, मैं इस पे आता हूं आपके पास, वंदना जी, मैं इस पर आता हूं। मेरे साथ शिवेंद्र पांडे जी हैं, वकील एमपी हाई कोर्ट के। उसके बाद फिर मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगा और मेरे साथ एक्सपर्ट अरविंद खरे साहब भी बैठे हुए हैं। शिवेंद्र जी, मैं जरा टेक्निकली समझना चाहता हूं, इसे भूपेंद्र जी भी सुनना चाहेंगे कि अगर सौरभ पर किसी बड़े आदमी का हाथ है या कई आदमियों का हाथ है तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, सरेंडर करने देते। क्योंकि इतना तो मुझ जैसा आम आदमी भी समझता है कि सरेंडर करने में और गिरफ्तारी होने में फर्क है। सरेंडर करने में वकील आपकी तरफ से ये एक अपील कर सकते हैं कि मेरे क्योंकि क्लाइंट ने सरेंडर किया उसकी सजा कुछ कम कर दी जाए। तो अगर हाथ है तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई, और अगर हाथ नहीं है तो फिर 40 दिन से सौरभ शर्मा कहां था? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है मुझसे, ये अगर मैं वकील के तौर पे आपको इसका जवाब दूं तो ये सारी चीज एक एविडेंस की प्रक्रिया होगी जिसमें ये सारी चीज बाहर निकल के आएंगी कि इनकी गिरफ्तारी से क्या फायदा हुआ या इनके सरेंडर से क्या फायदा या नुकसान हुआ। जो बात आपने अपने प्रश्न में छुपा के की है वो मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं कि इसमें कई बड़े लोगों का, कई बड़े अधिकारियों से लेके, नेताओं से लेके ऊपर आला कमान तक सबका इसमें हाथ बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अरेस्ट सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करने न्यायालय में पहुंच गया है, उसको न्यायालय से आप पकड़ के ले जा रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं कि बाकी चीजें कहां रखी हैं, उनको कैसे ठिकाने लगाना है, इसके लिए आप समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर आप सरेंडर हो जाते कोर्ट के सामने और कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में ले लेता आपके पास, तो आप ये सारा कार्यक्रम और प्रक्रिया नहीं कर पाते। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, पत्र नितिन गडकरी जी को लिखा जाता है, नितिन गडकरी जी बैस साहब को लिखते हैं, बैस साहब इस पे जब इनिशिएशन लेते हैं तब ये चीज का उजागर होता है कि साहब ऐसा कोई घोटाला चल रहा है। घोटाला इतना बड़ा था तो क्या सीबीआई को जांच नहीं दे देनी चाहिए थी? क्या इतने तादाद में जब सोना पकड़ा जाता है, इतने तादाद में जब कैश पकड़ा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के पास से जो अनुकंपा नियुक्ति पे आया हुआ है, वह एक साधारण डॉक्टर का बेटा था जिसके देहांत के बाद उसको अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षण मिलता, आरक्षक के पद पर आरटीओ में रखा जाता है, और मैथ 7 से 8 साल की नौकरी में वो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति के तार छोटे लोगों से जुड़े होंगे? मैं नहीं मान सकता। वहीं पे जब आप एनडीटीवी के माध्यम से जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो परिवहन मंत्री का कहना है कि मैं हर परिवहन अधिकारी पे नजर तो नहीं रख सकता हूं, और जैसा वंदना जी ने कहा, मुख्यमंत्री महोदय का सिर्फ इतना स्टेटमेंट आया है सबके सामने कि हम जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ चला के चलेंगे।
अगर जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, तो मेरे मत में, एज एन एडवोकेट, मेरे मत में ये फिट केस है सीबीआई को इंक्वायरी देने का। ठीक, मैं इस पे सर आपके पास आता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस तरफ से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कि सरकार ही है जो इस कार्रवाई को चला रही है। पिछले कुछ दिनों पहले उमा भारती का बयान आया था और पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा था कि मैं साधुवाद देती हूं मोहन यादव को कि उन्होंने केचुआ तो पकड़ लिया है, बस गुजारिश इतनी है कि वो खुदाई जारी रखें ताकि अजगर सामने आ सके। वो साथ में यह भी कहती कि कम से कम इस सरकार में खुदाई चल रही है, अजगर भी जल्दी पकड़ में आ जाएगा। देखिए, अगर उमा भारती के बयान को सत्य मान लें तो अभी तो केंचुआ पकड़ा गया है। ये तो उनने जो है 7 दिन पहले बता दिया केंचुआ पकड़ा गया। अभी बीजेपी की सरकार और जो पुलिस है वो अभी ड्रामा कर रही है। 7 दिन पहले केंचुए की चर्चा हो चुकी है, अजगर तक तो अभी पहुंचना है। और वो अजगर जो है उन किताबों में, उन दस्तावेजों में, उन डायरियों में फंसे हुए हैं। जो डायरियां उजागर होंगी कि नहीं होंगी, जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है जो उजागर करेगी कि नहीं करेगी, ये तो वंदना त्रिपाठी ही बताएंगी। क्योंकि जो है जिस ड्रामेटिक तरीके से ये सरेंडर को गिरफ्तारी में बदला गया। पहले भूपेश जी को सुन लीजिए। हाँ भूपेश जी। वकील साहब ने तो अभी इंटेंशन बता ही दिया कि अगर जो है सरेंडर को एक्सेप्ट कर लेते तो उनको दूसरी सेवाएं वकीलों की और सब मिल जाती। तो इसको जो है टालने के लिए, इसका मतलब है ये कि ये पूरा जो है ऑर्केस्ट्रेटेड है सारी चीजें। और जो पीछे हैं बड़े बड़े लोग, तो ये जो मध्य प्रदेश को 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक विकसित प्रदेश से समृद्ध प्रदेश, फिर स्वर्णिम प्रदेश बनाया है, तो उसके जो ये स्वर्णिम मृग अभी निकल कर आ रहे हैं। ये तो पहला जो है स्वर्णिम हिरण आया है सामने मृग। अब इसके पीछे देखते हैं कि कौन जो है मैया, इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो उसको बाहर आती है कि नहीं आती। मध्य प्रदेश में ये जो जीरो टॉलरेंस का जो जुमला है, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। बच्चों का भोजन जो लोग चुरा लेते हैं, जो लोग गर्भवतियों का पैसा चुरा लेते हैं, जो लोग बच्चों की जो है स्टूडेंट्स की जो है स्कॉलरशिप चुरा लेते हैं, जो लोग जो है बूढ़ी वृद्ध महिलाओं की जो है पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन रोक लेते हैं, वो लोग जो है जब जीरो टॉलरेंस का नारा लगाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे लगता है कि जो है वेदों का कोई जो है प्रवचन कर रहा है और वेदों का प्रवचन इन लोगों के मुंह से हो रहा है। ये जीरो टॉलरेंस एक ऐसी चीज है। आज मध्य प्रदेश में एक और सौरभ है, इन्हीं के साथ के आसपास के 80 करोड़ रुपए सीधे गायब कर दिए। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो है लोग जनता के जो हितग्राहियों के खाते का पैसा निकाल कर अपने निजी खातों में जमा कर लेते हैं। और ये सरकार जीरो टॉलरेंस का नारा लगाते हुए सख्त कार्रवाई की बहुत जरूरत दरकार है। मैं भूपेंद्र जी लौट रहा हूं आपके पास। अरविंद खरे जी, पूर्व पुलिस अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, बात बहुत सीधी सी पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर मुझे किसी को कोर्ट के बाहर से ही उठाना है तो भोपाल में सर 5 कोर्ट होंगी, 6 कोर्ट होंगी, मैं एक कांस्टेबल 6 की 6 जगह खड़ी कर देता हूं। मुझे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इतने भारी भरकम LIU और आपकी इंटेलिजेंस, मुझे क्या आवश्यकता है अगर मुझे ये ऐसे ही उठाना है किसी को? तो नहीं आसिफ जी, जो स्पेशल कोर्ट होती है एंटी करप्शन एक्ट की, वो एक ही कोर्ट होती है भोपाल में। लीजिए, फिर तो और आसान है। उसमें सरेंडर होते हैं। ये बात तब मालूम पड़ती है लोकायुक्त पुलिस को सूचना मिलती। जब हम लोग ये पुलिस की नौकरी में रहे, अचानक आदमी कहीं से भी आता है, वकील के मार्फत से कोर्ट में चुपचाप जाके खड़ा हो जाता है। जब कोर्ट के परिसर में, कोर्ट के सामने कोई जब मुलजिम पहुंच जाता है तो फिर कोर्ट की सम्मान रखने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दूसरा, ये मैं पैनल से सुन रहा था, थोड़ा कुछ मैं कहना चाहूंगा आपसे। मध्य प्रदेश की लोकायुक्त की पावर है, ये वही एक्शन में, वही एक्ट में काम करती है इसमें CBI करती है। CBI गृह मंत्री के अधीन रहती है और लोकायुक्त का जो लोकायुक्त है वो हाई कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहते हैं। हमारा लोकायुक्त सेंट्रल मध्य प्रदेश का बहुत सशक्त है, बहुत पावरफुल है और उसकी नियत पे इसलिए शक नहीं कर सकते आप। इनिशिएट लोकायुक्त पुलिस ने ही लिया है। शुरू में छापा उसी ने मारा है, उसी ने सब काम किए। चूंकि ज्यादा पैसा था इसलिए बाद में सेंट्रल की एजेंसियां, ED और इनकम टैक्स की एंट्री हुई है। और लोकायुक्त संगठन के जो अधिकारी हैं आजकल के तारीख में, जो वर्तमान में, जयदीप प्रसाद बहुत ही स्मार्ट DGP हैं। और सौरभ शर्मा की जो पुलिस रिमांड लिया है, इसमें पूछताछ करके जो जो शंका स्वभाव जो प्रदेश में उठ रहे हैं सबकी परत दर परत खोल देंगे। सारे अरविंद सर, माफी चाहूंगा, ये जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई वकील चुपचाप आरोपी को ले जाए,
तो मैं इसी पे आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कोई वकील चुपचाप आरोपी को ले कैसे जाता है? आपका सूचना तंत्र उस वक्त कहां रहता है? आपसे मेरा मतलब मौजूदा पुलिस अधिकारियों और संस्थाओं से। सूचना तंत्र कहां रहता है? ये कैसे चुपचाप ले जाते हैं वकील? नहीं 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 वकील साहब, आसिफ जी, क्या होता है, किसी भी गाड़ी में चुपचाप कोर्ट में डेली हजारों लोगों का आना जाना रहता है। हाँ। वकील आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, सब आते हैं, हर कोर्ट में इतना नहीं रहता। हाँ, कुछ सूचना मिल जाए पहले से, इनपुट आ जाए कि आज हाजिर होने वाला है, तो लगा देते हैं आदमी। सामान्य रूटीन कोर्ट में नहीं लग पाती, इतनी व्यवस्था नहीं है कि कोर्ट में हम आदमी लगा सके। अरविंद जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन आकाश, एक सवाल है, जो अरविंद सर कह रहे हैं कि हजारों लोग आते हैं, नजर हजारों पर नहीं होती, नजर तो उस एक ही कोहिनूर पे होती है जो प्रदेश का या देश का कोहिनूर छिपाए बैठा होता है। तो कितना मुश्किल होता है क्या आकाश? हमने वो गाड़ी ढूंढ निकाली। बिल्कुल आसिफ, एक बार अरविंद सर की बात को मान लेते हैं। कल वो कोर्ट पहुंचा, किसी को भनक नहीं लगी, ठीक बात है। इसके बाद पूरी मीडिया वहां पहुंच गई, सबने बता दिया कि सौरभ शर्मा कोर्ट पहुंचा था। मीडिया के बताने के आधा घंटे बाद लोकायुक्त की टीम कोर्ट पहुंचती है। मतलब लोकायुक्त को तब भी खबर नहीं है, वो हमारी खबर देखकर कोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि लोकायुक्त की जो वकील हैं उन्हें कोर्ट बुलाकर कहते हैं केस डायरी बुलवाइए। यहां तक की बात समझिएगा। अभी तक का अब बात समझिएगा। इसके बाद सौरभ कोर्ट परिसर से बाहर चला गया। वो भोपाल में है, सीहोर में है, भोपाल के आसपास अपने घर में है, या कहीं दुकानों पर नाश्ता कर रहा है, किसी को नहीं पता। लोकायुक्त 24 घंटे क्या कर रही थी? सौरभ के कोर्ट जाने के बाद आज सुबह तक क्या कर रही थी? जब वो कोर्ट आने लगा तब आपने गिरफ्तार किया। लोकल पुलिस क्या कर रही थी? मैं इतना सीधा सा सवाल है कि जब भोपाल से वो कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट के बाद वो कहीं किसी चौपाटी पर खाना खाने चला गया, या घर जाके सो गया, या आसपास कहीं चला गया, ये किसी को नहीं पता, हमें तो नहीं पता। उनके वकील कह रहे हैं वो भोपाल में ही था। फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। उनकी पत्नी, उनके माँ, उनके बच्चे सब हैं भोपाल में, फिर भी पुलिस को कोई भनक नहीं लगी कि सौरभ कहाँ है। और आज सौरभ तब गिरफ्तार हुआ जब वो कोर्ट आ रहा था। मैं इस पे आकाश जरा पूछ लूं। वंदना जी हमारे साथ हैं सरकार का और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। वंदना जी, देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, उमा भारती ने जब बयान दिया था, मैं दोबारा उस बयान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके बयान में आपकी तारीफ भले ही छिपी हो, लेकिन एक बात और भी छुपी है। उन्होंने सरेआम ये गवाही दे दी या कह दिया कि सौरभ तो केंचुआ है, तो वो मानती हैं कि अजगर तो कोई है। ये वही अजगर है क्या जो कुंडली मारे बैठा है और उस कुंडली में सौरभ को छिपाए बैठा है, जो नहीं चाहता कि सौरभ को लोकायुक्त पकड़े, चाहे लोकायुक्त चाहे या ना चाहे? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो उमा भारती जी हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, और वो हमेशा हमारी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो हमारी पार्टी के विरुद्ध में कभी कोई स्टेटमेंट वो देंगी नहीं। अगर उन्होंने ये दिया है तो समाज हित में ये स्टेटमेंट दिया है। और फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी पे आ जाती हूँ। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम दिन से, जिस दिन से अपनी गद्दी को संभाला है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, आपने देखा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे बड़े बड़े पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उन्होंने हटाया है। कलेक्टर जो एक आम आदमी से औकात पूछता है, उसको हटाया है। तो जब अगर इस तरह का इतना बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटा है, और अगर जिस प्रकार से माननीय पुलिस अधिकारी जी कह रहे थे, अरविंद सर कह रहे थे कि लोकायुक्त वाकई में एक बहुत अच्छी एजेंसी है, फ्री हैंड एजेंसी, और बहुत अच्छे से काम करती है आसिफ जी। और लोकायुक्त को हो, चाहे ईडी को हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो, चाहे डीआरआई को हो, सबको फ्री हैंड देने का कार्य नहीं। तो वंदना जी, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि मैं अगर छोटी मोटी चोरी कर लूं, आप मुझे 40 दिन का वक्त दीजिए, देखिए मैं सारे सबूत मिटा दूंगा और बाद में शायद ये भी साबित कर दूंगा कि मैंने नहीं, वंदना जी ने चोरी की थी? देखिए, आप इस बात पर जाइए कि अगर जो भूत में जब हम जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, तो गाड़ी पकड़ने का कार्य भी हमारी सरकार के दौरान हुआ है। तो अगर हमने उस गाड़ी को जब्त किया है, सोने को जब्त किया है, चांदी और पैसे को जब्त किया है, तो सौरभ शर्मा को भी आज जब पकड़ा गया है, तो सारी चीजें परत दर परत बाहर आएंगी और बिल्कुल सब स्पष्ट होगा। और अगर जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो किसी दल का नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई मैं इस पे आ रहा हूं आपके पास। भूपेन जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि अब अगर जुडिशियल रिमांड की जगह सौरभ पुलिस रिमांड में है, तो उससे जाहिर बात है पूछताछ होगी, पूछा जाएगा कि कहां से लाए, कहां रखा, क्या रखा। कितना फर्क होता अगर वो जुडिशियल रिमांड में होता और वो अब पुलिस रिमांड में है? देखिए, ये तो वकील साहब बताएंगे। मैं जरूर जो वंदना त्रिपाठी जी की बात पर जरूर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ।
और ये जो है, अब आप ये मान के चलिए कि जो सूखी जलेबियां हैं अब शीरा पीने के चक्कर में लग जाएंगी सब जो है, और अब जो है बंटवारा होना है। और ये वंदना त्रिपाठी जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जो है बड़ी वरिष्ठ नेता है उमा भारती जी इनकी पार्टी की, और वो जो है पार्टी के हित में ही बात करेंगी। तो उन्होंने पार्टी के हित में ही जो है केंचुए का पता 7 दिन पहले बता दिया है। तो इनसे पूछे जीरो टॉलरेंस कहाँ है, उसमें भी 7 दिन लग गए। जो आपकी पार्टी के बड़े हितैषी, आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए मैडम। वंदना जी 1 मिनट सुन लीजिए, आप बारी बारी पूरी बात सुन लीजिए। आप इतनी क्यों बेचैन हो रही हैं? ये जो है ये जिनकी पार्टी के हित में, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है। अब अजगरों का जो है हिसाब किताब जो है, अजगर कितने दिन में पकड़े जाएंगे? आपको जो है 24 घंटे लग जाते हैं कोर्ट में पेश होने के बाद आदमी को पकड़ने में, आपकी पुलिस को, और वो अपनी खुद पीठ ठोक लेती है। और इसके बाद जो है अजगर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? जरा ये तो आपने बड़ा सवाल पूछ लिया भूपेंद्र जी। जरा मैं इसको पूछूं जरा अरविंद सर से। अरविंद सर, जब पता था कि केचुआ कौन है, उसे पकड़ने में 40 दिन लग गए, तो अभी तो यही नहीं पता कि अजगर कौन है, फिर कितने दिन इंतजार करें? केचुआ जिसको आप लोग बोल रहे हैं, उसका पुलिस रिमांड ली गई, उससे पूछताछ होगी, उसकी मेमोरेंडम बनेंगे, उसके जानकारी के आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी, लोकायुक्त पुलिस। केचुआ जरूर, जैसे आप लोग जो बोल रहे हैं केचुआ शब्द, वास्तव में केचुआ ही है वो। देखिए, करप्शन का जिससे उसके तार जुड़े होंगे उसको लोकायुक्त पुलिस बेनकाब करेगी। लोकायुक्त क्या है, किसी के दबाव प्रभाव में नहीं रहती है। सौभाग्य से मैंने लोकायुक्त में भी काम किया है और आरटीओ में भी कुछ समय डेप्यूटेशन पे रहा हूं मैं। दोनों विभाग की जानकारी हमारी। लोकायुक्त पुलिस पे भरोसा करना चाहिए प्रदेश को, वो बहुत बेहतरीन विवेचना होगी, क्योंकि बहुत ही गहरी विवेचना होती है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है इन्वेस्टिगेशन की। सामान्यतः थाना पुलिस की वर्किंग नहीं है 1 हफ्ते में 15 दिन में विवेचना पूरी कर ले, इनमें सालों लगते हैं विवेचना में। बहुत ही बारीक और ठोस सबूत इकट्ठे करती है लोकायुक्त। ठीक, शिवेंद्र जी, बहुत छोटे में और बहुत जल्दी में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, अब जब पुलिस रिमांड मिली है, तो आप ही ने बताया था कि जैसा जुडिशियल रिमांड एक अलग चीज और पुलिस रिमांड अलग चीज, तो पुलिस रिमांड में क्या अलग चीज है? वो कितनी फेवर में लोकायुक्त के, या वो कितनी फेवर में सौरभ के? शायद उसकी फेवर में तो होगी ही नहीं। देखिए, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं, जब आप अरेस्ट होते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, लोकायुक्त हो, रेगुलर पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी आपको अरेस्ट करेगा, वो आपको सबसे पहले अपने थाने में ले जाएगा और अपनी कस्टडी में ले लेगा, जहां पे वो आपसे अपने लेवल की, अपने तरीके की पूछताछ करेगा, अपने ढंग से पूछताछ करेगा, अपने आला अधिकारियों की बातचीत सुन के उनके इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस पे पूछताछ करेगा। जुडिशियल कस्टडी का यही मतलब होता है कि जब आप जाके कोर्ट के सामने सरेंडर करते हैं, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट आपको स्वयं अपनी कस्टडी में लेता है और आपको जेल भेज दिया जाता है डायरेक्टली। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी। जब आप जेल में पहुंच जाते हैं तो जेल के प्रोटोकॉल अलग होते हैं। जेल में आपके ऊपर कोई भी अफसर आके, कोई भी अधिकारी आके बिना एंट्री किए या बिना जेल मैनुअल को फॉलो किए सवाल जवाब नहीं कर सकता। और जब आप जेल के अंदर किसी का इंटरोगेशन करते हैं या पुलिस स्टेशन में किसी का इंटरोगेशन करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसमें क्या फर्क है, वो हम सब भली बात ही जानते हैं कि दोनों चीज में क्या फर्क है। जो अरविंद साहब ने कहा, मैं अरविंद साहब की बात से बिल्कुल सहमति जताता हूं कि लोकायुक्त एक एस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, बट लोकायुक्त प्रदेश में काम करती है, एक प्रदेश की एजेंसी होती है। मैं यहां पे किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि प्रदेश की सरकार लिप्त है या प्रदेश का कोई अधिकारी लिप्त है, पर जो व्यक्ति 7 साल की अपनी नौकरी में हजारों करोड़ रुपए कमा के बाहर निकल जाता है देश के, दुबई से वापस लौटता है, 40 दिन तक उत्तराखंड, न्यू दिल्ली जमाने भर में घूमता रहता है, तब अगर लोकायुक्त उसको नहीं पकड़ पाई, तो अब जब वो खुद ही सरेंडर करके कोर्ट के सामने आ रहा है, तब अगर आपने उसको अरेस्ट कर लिया है तो आपके अरेस्ट पे भी थोड़ा सा संदेह जाता है। ठीक, यही सवाल हम इस डिबेट में पूछ रहे थे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी, भूपेंद्र जी, अरविंद जी, शिवेंद्र जी और आकाश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।